बात है। एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में किशोर, उसकी बीवी राधा और 2 बच्चे पलक और राहुल रहते थे। किशोर कोई काम धंधा नहीं करता था और अक्सर शराब पीकर राधा को मारता पीटता था। राधा किशोर के शराब पीने की आदत से बहुत ही परेशान थी, पर वो करती भी तो क्या। एक रात जब राधा अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है, तभी शराब पीकर किशोर कहता है, राधा, मुझे पैसे दो, मुझे शराब पीने जाना है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। जो थोड़े पैसे बचे थे वो आप सुबह ही ले गए। झूठ मत बोल, समझी? मुझे अभी के अभी पैसे दे। मैंने कहा ना पैसे नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कल क्या खाएंगे। कोई दुकान वाला अब हमें उधार भी नहीं देगा, क्योंकि हमने उसके पहले के पैसे भी नहीं दिए। और आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? ऐसे कब तक घर चलेगा? मैं जो थोड़ा बहुत लोगों का काम करके पैसे कमाती हूँ, उससे गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल है। मैंने पैसे मांगे और तू मास्टरनी की तरह भाषण देने लगी। अगली सुबह जब किशोर बाहर आंगन में बैठा होता है, तो अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है। राधा, जल्दी आओ, मैं मर जाऊंगा। मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। राधा किशोर के पास जाती है और जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करता है। आपके पति की रिपोर्ट आ गई है। दरअसल दारू पीने के कारण किशोर का लिवर खराब हो रहा है, इसीलिए हमें किशोर का जल्द से जल्द इलाज कराना होगा। अब आप बस जल्द से जल्द 5 लाख का इंतजाम करा लीजिए। राधा राहुल को ले आती है और फिर लोगों के घर जाकर काम मांगती है। मैडम जी, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। राधा ने एक के बाद एक जाने कितने घरों में जाकर काम मांगती है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। वो खंडर से दुकान के बाहर आकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? भगवान, मेरी मदद करो, मुझे अपने पति को हर हाल में बचाना है। राधा उस दुकान के बाहर बहुत देर तक बैठकर रोती रहती है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। अरे, इस दुकान का दरवाजा तो खुला पड़ा है। राधा अंदर जाकर देखती है तो अंदर दुकान बिल्कुल खंडर पड़ी होती है। उसे वहाँ देखकर पता चलता है कि वो एक बड़े चाट मसाले की दुकान है और जाने कब से बंद पड़ी है। राधा इधर उधर देख ही रही होती है और पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। किसकी हिम्मत हुई यहाँ आने की? कौन है वहाँ? राधा इतना बोलती है कि चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है। तेरी मौत आई है जो तू मेरी दुकान में चली आई। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तुझे ना मारूं? तूने मेरी दुकान में घुसने की हिम्मत की है, तुझे मारना तो पड़ेगा ही। चुड़ैल राधा का गला पकड़ लेती है और वो उसे मारने लगती है। मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगी। बस मुझे छोड़ दो। मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे सिवा कोई नहीं है। पति की भी बहुत तबीयत खराब है, जिसके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं तो काम ढूंढने निकली थी और थक हार कर यहाँ बाहर आकर बैठ गई। ये दरवाजा खुला था तो अंदर आ गई। तू सच बोल रही है? मैं झूठ बोलूं तो बेशक आप मुझे मार देना। राधा की दुख भरी कहानी सुनकर चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है। बता, मैं तेरी क्या मदद करूं? आप मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। क्या मैं आपके लिए इस दुकान का इस्तेमाल कर सकती हूँ? यहाँ सब सामान भी है, मैं इसकी साफ सफाई कर दूंगी। चुड़ैल एक चुटकी बजाती है और पूरी दुकान की सफाई खुद ब खुद होने लगती है। राधा ये देख हैरान रह जाती है। चुड़ैल दोबारा चुटकी बजाती है और वहाँ एक साइड गैस चूल्हा, बड़ी सी कढ़ाई, बाकी बर्तन और खाने का खूब सारा सामान आ जाता है। ये मैं सपना तो नहीं देख रही? बहुत स्वादिष्ट चाट मसाला बनाना आता है। तो दुकान पर बैठ और मैं अंदर बैठकर पहले मसाला बनाती हूँ, फिर स्वादिष्ट चाट मसाला बनाकर तुझे देती हूँ। ये दुकान पहले मेरे पति की ही थी। मैं दुकान पर बैठकर मसाला बनाया करती थी, पर एक दिन पूरी शादी के चक्कर में मुझे खौलती कढ़ाई में धक्का दे दिया और मैं मर गई। उसके बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और मैंने अपने पति से अपनी मौत का बदला ले लिया। उनकी इस दुकान को चलने नहीं दिया और मैंने उसको इतना डराया कि उसे यहाँ से भागना पड़ा।
ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। उसके बाद चुड़ैल कढ़ाई में खूब सारा तेल डालती है। एक तरफ वो आलू का ढेर लगाती है और क्या फटाफट मसाला बनाती है कि राधा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, तुमने तो कमाल कर दिया। भूलो मत, मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझ में कई जादुई शक्तियाँ हैं। चलो अब जल्दी से ये चाट मसाला दुकान में रखो और बेचना शुरू कर दो। आज तुम लोगों को मुफ्त चाट मसाला खिलाओ और फिर जब लोग मेरे हाथ के चाट मसाले का स्वाद एक बार चख लेंगे तो दोबारा जरूर खाएंगे और फिर कल से तुम सस्ते दामों में बेचना। फिर सब तुमसे ही चाट मसाला लेने आएंगे। बस फिर क्या, राधा जल्दी से पूरी दुकान चाट मसालों से भर देती है और बाहर एक बोर्ड लगा देती है जिस पर लिखा होता है, आज चाट मसाला बिल्कुल मुफ्त है और कल से सिर्फ 2 रुपए का एक प्लेट। लोग आते जाते राधा की दुकान में चाट मसाला बेचते देखते हैं। एक बार जो आदमी चाट मसाला खाता है तो वो खाता ही रह जाता है। उसके बाद बोर्ड देखकर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आप सभी एक एक करके आइए, सबको चाट मसाला मिलेगा, चिंता मत कीजिए। कुछ ही देर में सारे चाट मसाले खत्म हो जाते हैं। राधा फिर से अंदर चुड़ैल के पास जाती है और उसे और ज्यादा चाट मसाला लेकर आती है। इधर चुड़ैल भी फटाफट मसाला और उसको चाट मसाला बनाकर तैयार रखती है। पूरा दिन दुकान के आगे लोगों की भीड़ लगी रहती है। बस फिर शाम हो जाती है। अब मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, ये कुछ चाट मसाला घर ले जाओ, तुम और बच्चे खा लेना। उसके बाद राधा चाट मसाला लेकर अपने घर चली जाती है। तू सुबह से कहाँ गई थी और ये चाट मसाला कहाँ से ले आई? तेरे पास तो पैसे नहीं थे, सच सच बता, कहाँ गई थी? राधा बात को ये वहाँ घुमा देती है और किशोर को सच नहीं बताती, इसलिए किशोर राधा को खूब मारता है। बस रोज राधा जल्दी उठकर दुकान खोल लेती, फिर चुड़ैल खूब सारे चाट मसाला बनाती और राधा उनको सस्ते दाम पर बेचते। पर सस्ते और स्वादिष्ट चाट मसाला खाने के लिए हमेशा दुकान के सामने लोगों की भीड़ रहती थी। धीरे धीरे करके राधा खूब सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। एक दिन किशोर राधा से बोलता है, कैसी बेशर्म औरत है तू, जो रोज सुबह गायब हो जाती है और रात को घर लौटती है। किशोर राधा को उस दिन भी बहुत मारता है, पर राधा फिर भी किशोर को कुछ नहीं बताती। किशोर को हमेशा लगता है कि राधा गलत है और उसे आए दिन गालियां देता, मारता पीटता था। एक दिन किशोर चुपके से राधा के पीछे पीछे जाता है और राधा को चाट मसाला बेचते देख लेता है। दुकान के बाहर इतनी भीड़ देखकर किशोर हैरान रह जाता है। फिर किशोर अंदर दुकान में घुस जाता है तो वहाँ एक चुड़ैल को चाट मसाला बनाते देख कांपने लगता है। अरे बाप रे, बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल। तो तू ही है वो पियक्कड़ किशोर जिसकी वजह से बेचारी पूरा दिन इतनी मेहनत कर रही है। तुम मुझे और राधा को जानती हो? हाँ, मैं तुझे जानती हूँ। मुझे राधा ने तेरे बारे में बताया कि उसे तेरे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। फिर चुड़ैल उसे सारी बातें बताती है कि कैसे राधा उसकी दुकान के बाहर रो रही थी। किशोर को जैसे ही सारी बात पता चलती है उसे बहुत दुख हुआ और अपने पर शर्म भी आने लगती है। मैंने हमेशा उसे शक किया और उसे बहुत मारा। वो तो मेरे लिए पैसे जमा कर रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से हम मिलकर इस दुकान को चलाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन से किशोर को राधा की अहमियत पता चलती है और वो दोनों मिलकर इतना पैसे जोड़ लेते हैं जिससे किशोर का इलाज हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। उसके बाद वो चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं। जगत नाम का एक आदमी अकेले रहता था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह खुद ही खाना बनाता और अकेले ही बैठकर खाता। क्या भगवान, दुनिया में इतने लोग हैं मगर आपने मुझे एक भी लोग नहीं दिया जिसे मैं अपना कह सकूं। अब क्या आपसे शिकायत करूं? अब तो जो करना था आपने कर ही दिया। इतना कहकर जगत चुपचाप खाना खाकर उठ जाता है। चलो रे बाबा, अब काम पर निकला जाए, तभी तो 2 वक्त का भोजन भी मिल पाएगा। जगत अपनी साइकिल पर चादर रखकर घूम घूम कर चादर बेचा करता था। चादर ले लो, रंग बिरंगे बच्चों बूढ़ों सबको पसंद आए ऐसे चादर ले लो। कुछ लोग जगत को रोककर उससे चादर खरीदते थे। वाह, आज खाने का इंतजाम तो हो ही गया। चलो
ऊपर वाले, जितना निर्दयी मैं आपको समझता हूँ, आप उतने निर्दयी नहीं हो। दिन भर चिलचिलाती धूप में चादर बेच बेच कर जगत बहुत थक जाता है। उसे बहुत पसीना भी आ रहा था। ओह, आज तो बहुत ज्यादा ही गर्मी है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर चादर बेचने चलता हूँ। जगत को भूख भी बहुत जोरों की लगी थी। इधर कुछ खाने का सामान दिख रहा है, अब क्या करूँ, कुछ खा लूँ। जगत को एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। जगत उस ढाबे के अंदर जाता है। अरे भाई, कुछ खिलाओ बढ़िया सा, बहुत भूख लगी है। आज ढाबा खोलने में बहुत देरी हो गई है। अभी अभी ही ढाबा खोला है, खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा। आप कुछ घंटों बाद आइए। अरे, लगता है आज का दिन ही खराब है, यहाँ भी कुछ खाने को नहीं है। जगत गुस्सा होकर ढाबे से बाहर आ जाता है। क्या किस्मत है मेरी, वाह। चलो अब वापस चादर बेचने ही निकलता हूँ। लगता है आज खाना मिल नहीं पाएगा। जगत वापस अपनी साइकिल उठाता है और उसी धूप में चादर बेचने निकल जाता है। एक आदमी जगत को रोकता है। ओ चादर वाले भैया, जरा रुकिए तो। जी बोलिए। मेरी माँ कह रही थी उसे नई चादर चाहिए। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरी माँ अपनी पसंद का इसमें से कोई चादर ले लेगी। जी क्यों नहीं, आप आगे चलिए, मैं आता हूँ आपके पीछे पीछे। जगत उस आदमी के साथ उसके घर आता है। माताजी, सभी बहुत अच्छे चादर हैं, एक भी बेकार माल नहीं है, आप देख लीजिए। जगत के कुछ चादर और बिक जाते हैं और वह पैसे लेकर खुशी से उनके घर से निकल जाता है। पैसा तो आज मिल रहे हैं, लेकिन खाने का कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब तो भूख भी ज्यादा बढ़ गई है। जगत आगे बढ़ता है तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई पड़ती है। उस कुटिया से बहुत स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी। वाह, क्या महक है। आह, ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बना रहा है। जगत उस सुगंध की ओर खिंचता चला जाता है। उसे भूख भी बहुत जोरों से लगी थी और इतनी स्वादिष्ट महक उसे रोक नहीं पाती है। वह कुटिया के पास आता है। कौन रहता है इस कुटिया में? आखिर इतना स्वादिष्ट व्यंजन कौन बना रहा है? जगत वहीं खड़े होकर उस सुगंध का आनंद लेने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद एक बुढ़िया उस कुटिया का दरवाजा खोलती है। कौन आया है? क्या मेरा बेटा मोहन आया है? आ बेटे, देख तेरी पसंद की खीर बनाई है। अम्मा जी, मैं आपका बेटा मोहन नहीं, मेरा नाम जगत है। मैं तो इस खीर की महक से यहाँ खींचा चला आया। अच्छा, तो तू मोहन नहीं है? चल कोई बात नहीं, तू भी तो मेरे बेटे जैसा है। आ अंदर आकर बैठ, अभी तुझे खीर परोस देती हूँ। जगत कुटिया के अंदर जाता है तो देखता है कुटिया में चारों तरफ लड़कों के कपड़े पड़े हैं। चलो बेटा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ, तभी खीर दूंगी, वरना नहीं देने वाली। नहीं नहीं अम्मा, मेरा हाथ बिल्कुल साफ है, आप जल्दी से मुझे खीर दे दीजिए। हाँ हाँ, ऐसे ही मेरा बेटा मोहन भी करता था जब भी मैं खीर बनाती थी। अच्छा चल, आज तेरी बात ही मान लेती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया एक कटोरे में खीर निकाल कर लाती है और जगत को देती है। जगत खीर खाते ही कहता है, वाह अम्मा जी, क्या खीर बनाया है आपने, मजा आ गया। ऐसा स्वादिष्ट खीर तो मैंने कभी नहीं खाई। जगत तुरंत सारी खीर चट कर जाता है। अरे बेटा, इतनी जल्दी जल्दी मत खाओ, गरम है, मुंह जल जाएगा। अम्मा जी, ये देखिए, तुरंत खत्म कर दिया मैंने ये खीर। बैठ और लेकर आती हूँ। इस तरह बुढ़िया जगत को मन भर की खीर खिलाती है। अब बस, अब और नहीं खा पाऊंगा। वाह, क्या खीर थी। जगत खीर खाता है और पानी पीता है और वहीं पर सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है अम्मा जी कुटिया के बाहर लगातार देख रही हैं। क्या हुआ अम्मा जी, आप लगातार कुटिया से बाहर क्यों देख रही हैं? मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रहता है आपका बेटा? पता नहीं, 4 साल से वापस आया ही नहीं। बोल कर गया था आएगा, जंगल से लकड़ियाँ काट कर, मगर अभी तक नहीं आया। हर रोज उसका ही इंतजार करती हूँ। उसे खीर बहुत पसंद है, इसीलिए खीर बनाकर उसका इंतजार करती हूँ। जैसे ही आएगा उसे खीर खिलाऊंगी। क्या 4 साल से वो वापस नहीं आया और आप 4 साल से उसका इंतजार कर रही हैं?
हाँ बेटा, यह सब देख रहे हो? कुटिया में जितने भी कपड़े हैं सभी उसके हैं। वह इसी तरह रख कर गया था, आएगा तो इसी तरह देखकर खुश हो जाएगा। बुढ़िया की बातें सुनकर जगत की आंखों में आंसू आ जाता है। जगत सोचता है अगर वह लकड़ियां काटने गया था तो अभी तक लौटा क्यों नहीं? इसका मतलब हो सकता है किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया हो। अम्मा जी, आप भी मुझे अपना बेटा मान सकती हैं। अब मैं चलता हूँ, मुझे बाकी के चादर बेचने हैं। जा रहे हो बेटा? रुको जरा, मैं तुम्हें थोड़ी खीर दे देती हूँ, घर लेते जाना और खा लेना। जगत खीर ले लेता है। ये लीजिए अम्मा जी, ये चादर आप रख लीजिए मेरी ओर से। जगत घर आ जाता है और थोड़ा आराम करके रात का भोजन बनाने में लग जाता है। खीर भी खाना के साथ निकाल कर बैठता है। थोड़ा खीर खाता है, वैसे ही सामने पड़ा खाना बढ़ जाता है और डब्बे में से खीर भी नहीं खत्म होती। जगत के सामने ढेर सारा खाना आ जाता है। वह सभी को खाना शुरू कर देता है और खीर निकाल कर खाता है, लेकिन खीर खत्म ही नहीं होती। अरे ये तो कोई जादुई खीर लगता है। खीर खाते ही इतने खाने आ गए और खीर भी नहीं खत्म हो रहा है। ये तो चमत्कार हो गया। जगत पेट भर खाना खाता है। ये जरूर अम्मा जी का कमाल है, मुझे उनसे वापस मिलना ही पड़ेगा। अगले दिन जगत अम्मा जी की कुटिया के पास जाता है। अम्मा जी, मुझे खीर इतना स्वादिष्ट लगा कि आपने मुझे जादुई खीर दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैसे तो कमा लूंगा और खाना भी अलग अलग तरह की खरीद कर खा लूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी में मुझे प्यार करे ऐसे लोग की बहुत कमी है। क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगी? आपका बेटा तो नहीं आया, आप मुझे ही अपना बेटा समझकर मेरे साथ रह लीजिए। यह सुनकर उस बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाता है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। जगत उसे लेकर अपने घर आ जाता है। बेटा, जब भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा मुझसे मांगना, मैं जरूर तुम्हें वो चीज ला कर दूंगी। मगर अम्मा जी, आप ये सब कैसे कर लेती हैं? बेटा, मेरे पास कई प्रकार की जादुई शक्तियाँ हैं, वह उसी का परिणाम है। जगत अम्मा जी को प्रणाम करता है और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। एक शहर में हीरा नाम का लड़का एक मिठाई की दुकान पर काम करता था। दुकान का मालिक संजय हीरा पर बहुत विश्वास करता था और उसने दुकान का सारा काम हीरा को सौंप रखा था। संजय का हीरा के साथ लगाव देखकर उस दुकान पर काम करने वाले अन्य लड़का अजीत अभूत ईर्ष्या रखता। अजीत हीरा को संजय की नजर में गिराने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता। एक दिन संजय दुकान के लिए 5 किलो घी का डब्बा लेके आता है। दुकान का सारा सामान और पैसों का रख रखाव हीरा की देख रेख में रहता था। अजीत मौका पाकर वो 5 किलो घी का डिब्बा चुरा लेता है। जिस दिन अजीत वो डिब्बा चुरा कर जाता है, उसके अगले दिन से ही हीरा बुखार के कारण दुकान नहीं आ पाता। अरे अजीत, तुमने वो घी का डिब्बा देखा है जो मैं अभी कुछ दिनों पहले ही लाया था? अजीत तो इसी मौके की तलाश में था। जी मालिक, वो तो हीरा अपने साथ ले गया। जिस दिन से वो डिब्बा लेकर गया है उसी दिन से वो छुट्टी पर है। लेकिन हीरा उस डिब्बे का क्या करेगा? दुकान का सारा सामान तो उसी की देखरेख में रहता है। मालिक, वो तो खुद को दुकान का मालिक समझता है और जब उसका दिल करता है वो दुकान का सामान घर ले जाता है, यहाँ तक कि पैसे भी ले जाता है। संजय अजीत की बातों में आ जाता है और जब हीरा बुखार से ठीक होकर वापस काम पर आता है तो संजय उसे बहुत भला बुरा कहकर दुकान से निकाल देता है। हीरा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या बात थी और किस वजह से उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। हीरा बहुत दुखी मन से एक मंदिर में जाकर बैठ जाता है। हीरा मालिक की बातें याद कर बहुत रोता है। उसे मंदिर के एक कोने में एक साधु बैठे होते हैं जो हीरा को रोते हुए देख रहे थे। साधु हीरा के पास जाते हैं। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हीरा को साधु की मधुर वाणी सुनकर बहुत शांति मिलती है और वो साधु को सारी बात बताता है। साधु को हीरा पर बहुत दया आती है। ये लो बेटा, इसमें देसी घी है, तुम इसे ले जाओ और इससे अपना खुद का मिठाई का काम शुरू करो।
बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और सच्चाई सबके सामने आ जाएगा। इन सब में ये घी तुम्हारी सहायता करेगा। लेकिन बाबा, इतना सा घी ये सब कैसे करेगा? बेटा, ये जो घी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये कोई मामूली घी नहीं है, ये जादुई घी है। तुम्हें सिर्फ इसे 1 चम्मच में लेना है और उस मिठाई का नाम बोलना है जो तुम इस घी से बनाना चाहते हो। फिर तुम जादू देखना, कैसे उस मिठाई से भरा थाल अपने आप तुम्हारे सामने आ जाता है। हीरा को साधु की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो साधु का मान रखने के लिए वो घी का डब्बा लेकर घर आ जाता है। उस साधु ने जो कहा, क्या वो सच है? क्या सच में ये घी जादुई है? देखता हूँ। गुलाब जामुन। इतना कहते ही हीरा देखता है उस छोटे से घी के चम्मच से एक बड़ा सा थाल निकल रहा है जो गुलाब जामुन से भरा है। हीरा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। बर्फी। इतना कहते ही चम्मच से बर्फी से भरा एक थाल निकल आता है। हीरा मिठाई चखकर देखता है और मंत्र मुग्ध हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी मिठाई नहीं खाई थी। हीरा शहर के बाजार में रेहड़ी लगाकर मिठाई बेचने का कार्य शुरू कर देता है। वो प्रतिदिन सुबह उठकर जादुई घी को चम्मच में लेकर कभी गुलाब जामुन तो कभी बर्फी, कभी रसगुल्ला तो कभी जलेबी मिठाइयाँ बनवाता और उन्हें बाजार में जाकर बेचता। हीरा की मिठाई बाजार में खूब बिकती। उसकी मिठाई की महक पूरे बाजार में फैल जाती है और लोग उसे खूब सारी मिठाइयाँ खरीदते हैं। धीरे धीरे हीरा का काम खूब चलने लगा, जिससे उसे अच्छी कमाई होती। जल्द ही हीरा ने पैसे जोड़कर एक दुकान खरीद ली। वो दुकान उस दुकान के बगल में ही थी जहाँ वो नौकरी करता था। हीरा वो जादुई देसी घी अपनी दुकान में ही छिपा कर रख देता है। प्रतिदिन हीरा सुबह दुकान आकर उस जादुई देसी घी को चम्मच में लेकर विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनवाता और फिर उन मिठाइयों को दुकान में बेचने के लिए लगा देता। मिठाई की खुशबू पूरे बाजार में भर जाती और लोग मिठाई खरीदने उसकी दुकान पर लपक जाते। हीरा की दुकान के कारण संजय की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगी। जहां हीरा की दुकान ग्राहकों से भरी रहती, वहां संजय की दुकान पर इक्का दुक्का ही कोई ग्राहक आता। इस बात से संजय को हीरा से बहुत ही ईर्ष्या होने लगी। हीरा की दुकान पर अब सिर्फ मिठाई ही नहीं, बल्कि विभिन्न व्यंजन जैसे समोसे, कचौड़ी, पकोड़े आदि भी मिलते। एक दिन अजित हीरा को घी की सहायता से मिठाई बनवाते देख लेता है और वो ये बात जाकर संजय को बताता है। मालिक, मुझे पता चल गया। अरे सांस तो ले ले। क्या पता चल गया तुझे जो इतनी तेजी से भागता हुआ आ रहा है? मालिक, मुझे पता चल गया कि आखिर उस हीरे के पास ऐसा क्या जादू आ गया जो उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती है और हमारी दुकान खाली पड़ी रहती है। अजीत संजय को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो वो घी में लेकर ही रहूंगा। संजय अजीत के साथ मिलकर उस घी को चुराने की तरकीब निकालता है और मौका पाकर वो घी का डिब्बा हीरे की दुकान से चुराकर अपनी दुकान पर ले आता है। जलेबी। संजय के इतने कहते ही वो जलेबी से भरा थाल आ जाता है, जिसकी महक पूरी दुकान और दुकान के आसपास फैल जाती है। संजय इस प्रकार घी की सहायता से गुलाब जामुन, बर्फी, पेड़ा, समोसे, कचौड़ी आदि चीजें भी बनवाता है। संजय की दुकान इन सब चीजों की महक से भर जाती है और आसपास भी इन चीजों की खुशबू फैल जाती है। संजय की दुकान पर भी ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है और लोग उससे मिठाई, समोसा, कचौड़ी आदि चीजें लेके जाने लगे। अब संजय को हीरा को नीचे दिखाने का मौका मिल गया, लेकिन उसकी चोरी की ये दुकान ज्यादा देर न चली। अब भाई साहब, ये ले जाइए आपकी जलेबी। आप ही खाइए ये नमकीन जलेबी चटनी के साथ। मुझे तो मेरे पैसे वापस चाहिए। अरे ये लो भाई, तुम्हारा समोसा और मेरे पैसे वापस करो। क्या कभी समोसा नहीं खाया तुमने? समोसे में नमक की जगह चीनी भर दी गई है। अरे चीनी वाला समोसा, नमक वाली जलेबी, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? अरे भाई, अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास ना हो रही है तो खुद ही चक्कर देख लो। संजय जैसे ही जलेबी और समोसा चखता है, वो वैसे ही निकलते हैं जैसे ग्राहक बता रहे थे।
नमक वाली जलेबी और चीनी वाला समोसा। धीरे धीरे और भी ग्राहक जो संजय के सामान लेकर गए थे उसे सामान वापस देकर पैसे लेने आ जाते हैं। संजय को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वो घी का डिब्बा लेकर तुरंत ही हीरा के पास वापस जाता है और उसे अपनी क्रिया की माफी मांगता है। इधर अजित को भी हीरा की नेक दिली देखकर अपने बर्ताव के लिए पछतावा होता है। वो हीरा और संजय को सारी असलियत बता देता है कि कैसे उसने घी का डब्बा चुराकर हीरा पर इल्जाम लगा दिया था। उन लोगों के पछतावा के आंसू देखकर हीरा उन्हें माफ कर देता है। अब हीरा अपने जादुई देसी घी से बनी कुछ मिठाइयाँ संजय की दुकान पर भी बेचने लगता है, जिससे संजय की दुकान पर भी ग्राहक आने लगते हैं और दोनों की दुकान अच्छी चलने लगती है। अजित दोनों दुकानों की देखभाल का काम किया करने लगता है।